हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है और इसमें सिर्फ करंट अफेयर नहीं कवर किया जाता है, करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया जाता है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो छूटे नहीं। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स होते हैं जो आपके वनडे एग्जाम में या स्टेट पीएससी में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये है आरटीआई के बारे में। आरटीआई का फुल नेम क्या है? तो आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। अब ये मुद्दा क्या है, देखिए अभी एक संगठन है, उसका नाम है नागरिक सतर्क संगठन। तो उसने क्या किया, उसने अध्ययन किया कि कौन से राज्य हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आरटीआई इन्फॉर्मेशन देने में, या कौन से राज्य हैं जो सबसे खराब कर रहे हैं प्रदर्शन। तो उसने ये बताया, उसकी रिपोर्ट में ये निकल कर आया है, उसके अध्ययन में ये निकल करके आया सामने कि तमिलनाडु, कौन? तो तमिलनाडु सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसमें कितना इन्फॉर्मेशन दे रही है? तो 14%, यानी अगर 100 इन्फॉर्मेशन से मांगे जाए उसमें से ये कितना दे रहा है? तो ये 14 इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, बाकी की नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आरटीआई है क्या, आरटीआई का मुद्दा क्या है। देखिए आरटीआई जैसे कि नाम से क्लियर है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सूचना का अधिकार, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सरकार जो भी काम करती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो। गलत का मतलब ये नहीं कि अवैध कार्य, गलत का मतलब ये कि हमारी नजर में गलत हो। जैसे सरकार कोई योजना ला रही है तो हमें लगता है कुछ लोग उसके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग उसके अपोज में होंगे, तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। उसका मुद्दा क्या होता है, आप सरकार द्वारा किए गए सारे कामों की जानकारी ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे काम है जो संवेदनशील होते हैं, देश की सुरक्षा और एकता अखंडता के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे। लेकिन उसके अलावा जो भी सामान्य जानकारी है, जैसे कोई सरकार योजना लेकर के आई, उसमें कितना व्यय हो रहा है, किस हद तक वो काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें आपको बताई जा सकती हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि सरकार द्वारा किए गए किसी भी काम के बारे में जानकारी पाना आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि सरकार बनती किससे है? सरकार बनती है हमारे एमपी एमएलए से, और उसको चुनता कौन? हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जब तक जनता को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो सही निर्णय कैसे लेगी? यानी हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमें सशक्त करने के लिए, हमें जानकारी उपलब्ध हो, उसके लिए एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? तो 2005 में ये एक्ट आया था। अब इसका फायदा क्या है एक्ट लाने का? देखिए जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, यानी आपके पास सूचना होगी तो क्या होगा, आप सही निर्णय ले सकेंगे कि कौन सी पार्टी को मत देना, कौन सी पार्टी को नहीं देना। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा होगा ये कि पारदर्शिता बढ़ेगी। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। इस तरीके के कई सारे मुद्दे आरटीआई एक्ट से जुड़े हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस रिपोर्ट में बात क्या कही गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो तमिलनाडु है वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। कितना प्रतिशत जानकारी दे रहा है? तो 14%। उसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन है इसमें? तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ये कितना जानकारी दे रहा है? 23% जानकारी ये दे रहा है। अब सोच करके देखिए, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र बॉलीवुड नगरी, सपनों की दुनिया। उसके अलावा तमिलनाडु भी कम नहीं है, अपने आप में ये बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है, ये जागरूक और शिक्षित स्टेट माना जाता है। और ये दोनों ही सबसे कम इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि कितनी खतरनाक बात है। मतलब जो अच्छा माना जाता है, जिन्हें ऐसा होता है ना कि जो क्लास का मॉनिटर है वही टॉप ना कर पाए और वही आ जाए लास्ट में एकदम नीचे से टॉप कर ले, तो फिर आप सोच में तो पढ़ ही जाए कि यार ये क्लास का मॉनिटर है या बहुत तेज था पढ़ने में, फिर कैसे नीचे से आ गया। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य जो पहले नीचे से टॉप कर रहे हैं। पहले कौन है नीचे से? तो वो तमिलनाडु। दूसरे पे कौन है? वो महाराष्ट्र। अब सोच के देखिए, ये दोनों स्टेट जो इतने अच्छे माने जाते हैं और फिर इतने जागरूक, इतने शिक्षित माने जाते हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नीचे से टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने, कितने? तो केवल 10 पूरी जानकारी प्रदान की। इसमें कौन कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। आप सोच के देखिए, यहाँ पे झारखंड हो गया, हरियाणा, ऐसे स्टेट शामिल है जो ज्यादा जानकारी दे रहे हैं किसकी तुलना में? तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तुलना में। तो फिर ये एक सोचने वाली बात है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो बिहार राज्य सूचना आयोग, कौन है ये? बिहार का स्टेट जो है वो क्या कर रहा है? वो 67% जानकारी प्रस्तुत करा रहा है। यानी इसने अपने में सुधार किया। पहले 2020 में कम प्रोवाइड करा रहा था, फिर 2021 में इसने अपने आप में सुधार किया और अब 67% जानकारी दे रहा है। यानी तमिलनाडु और महाराष्ट्र से कहीं अच्छी स्थिति बिहार की है इस मामले में। देश भर में बड़ी संख्या में आईसी क्या है? तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्त, बिना आदेश पारित किए मामलों को वापस कर रहे थे। यानी क्या कर रहे थे? आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहे थे, आपको कोई लिखित में नहीं दे रहे थे, बस सीधा यहाँ पे मौखिक तौर से बोलते थे कि हमें नहीं दे पाएंगे हम जानकारी, ये संवेदनशील मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, अभी अवेलेबल नहीं जानकारी, इस तरीके से बहानेबाजी।
उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 40% रिटर्न, यानी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश लगभग कितना अपनी आरटीआई वापस कर रहे हैं, तो 40% आरटीआई वापस कर दे रहे हैं। आप सोच के देखिए 40% ये वापस कर दे रहे हैं, बचा कितना 60%। 60% में से भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं। जब आप 40 पहले ही वापस कर देंगे, 60% में से आप कितने की जानकारी दे देंगे, आप कितना भी जानकारी देंगे, तो यहाँ पे 67% ये जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पे 40% वापस ही कर दे रहे हैं, टोटल इनके 60% ही आ रही है। कई आईसी में प्रति कमिश्नर निपटान की बेहद कम दर है, यानी कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जहाँ पे निपटान की दर, यानी कोई शिकायत आ रही है तो उसके बारे में जानकारी देने में बहुत टाइम लग रहा है या वहाँ पे बहुत स्लो काम हो रहा है। सभी 29 आईसी, यानी हमारे भारत में कितने आईसी हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन कितनी है, तो वो 29 है। ये राज्यों की बात की जा रही है, सेंटर की बात की जा रही है, सबको लेकर के। केवल में से केवल सीआईसी क्या यहाँ पे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। एक वर्ष में प्रत्येक आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाली अपीलों या शिकायतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया, यानी सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही कोई मानक स्टैंडर्ड अपनाया गया कि एक वर्ष में कितनी जानकारी दी जानी है, कैसे उसको लेकर के चलना है, कैसे काम करना है, कोई उंगली ना उठे इस तरीके से कैसे काम करना है। यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2021-22 में कितने प्रतिशत जानकारी दी गई है किसके द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा कितना, तो 14%, महाराष्ट्र 23%, छत्तीसगढ़ 48%, कर्नाटका 59%, उसके बाद बिहार है 67%, उसके बाद मध्य प्रदेश है 68%, उसके अलावा राजस्थान 68%, वेस्ट बंगाल 73%। ये सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कितनी जानकारी दी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, कम से कम ये 3 आप याद रखेंगे। एक चीज और यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली है कि अगर आपको कहीं भी डेटा वोटा देना है अपने आंसर राइटिंग में, तो आप वहां पे क्या करें, इस तरीके से चार्ट बनाए या फ्लो चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए, उस तरीके से आप वहां पे डेटा दें। अगर आप चार्ट बना करके डेटा देते तो अपने आप में ही आपका आधा 1 नंबर बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से आपकी 10 से 15 रैंक सुधर जाएगी अपने आप, यानी 10 से 15 रैंक उछाल हो जाएगी। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, शुरुआत के 10-20 लोग, उन्हीं में शुरुआत के 2 से 3 लोग में ही बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस रहता है। उसके बाद जो आते हैं, जो मान लीजिए 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे, इस तरीके के लोग जो टॉप करते हैं यूपीएससी में, उनके बीच आप देखेंगे 2 से 3 नंबर का फर्क रहेगा, बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे कभी भी आप अपने आंसर राइटिंग करें तो उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस तरीके की चीजें जरूर यूज करिए, उससे आपका और अच्छा आंसर निखर करके आएगा और उससे आपकी पकड़ अच्छी होगी, उससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा जो अंततः आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण होगा। आरटीआई अधिनियम 2005 क्या कहता है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित जानकारी नागरिकों को समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य करता है। यानी ये एक्ट क्या कहता है कि जो भी सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी नागरिकों को देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जानकारी आज मांगी है और आप 10 साल बाद उसको अवेलेबल करा रहे हैं। ये एक समय सीमा तय करता है कि इतने समय सीमा के भीतर आपको जानकारी दे देनी है, चाहे जैसे। इसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को सशक्त बनाना, उसके अलावा सरकार के काम में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना। अब यहाँ पे देखिए यही चीज है ना, यहाँ पे एक तो सीधे सीधे लिख जाएगा, एक क्या लिख सकते हैं आप, आरटीआई का उद्देश्य, ऐसे करके देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आरटीआई का उद्देश्य ऐसे आपने कर दिया। उसके अलावा या तो इस तरीके से बना लीजिए, तो 4 फोन करके। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे निकाल दीजिए कि नागरिकों को सशक्त बनाना, एक पॉइंट यहाँ पे आप निकाल दीजिए जवाबदेही लाना, उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे पारदर्शिता बढ़ेगी, उसके अलावा यहाँ पे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। कैसे, जब इंफॉर्मेशन रही तो लोग जागरूक तो होंगे ना। इस तरीके से आप चार्ट या डायग्राम बना करके अपने आंसर राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप जान लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ये क्या बताया रहा, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था इसको। इसमें सदस्य कौन होते हैं, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब इस समिति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो इस समिति में होते हैं एक पीएम, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कौन होती है, अध्यक्ष रहते हैं समिति के। उसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो शामिल होता है इसमें। उसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। ये 3 लोग होते हैं इस समिति में। कई बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि यहाँ पे जो मंत्री है इसके जगह पे सीजीआई को डाल दिया जाए। क्यों, क्योंकि जब सीजीआई रहेंगे तो और अच्छे तरीके से फैसला लिया जा सकेगा। यहाँ पे सीधा सीधा आप देख पा रहे हो कि एक तो पीएम होगा, एक तो इनके मंत्री होगा, तो मंत्री कभी भी पीएम के खिलाफ तो जाएंगे, यानी आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जिसको पीएम चाहेंगे वही इस समिति का या इस आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि दोनों सत्ताधारी पक्ष के हैं, उसके अलावा मंत्री है, तो मंत्री तो कभी भी पीएम के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कभी कभी मुद्दा उठाया था कि सीजीआई को यहाँ पे रखा जाए कैबिनेट मंत्री की जगह। इनका कार्यकाल क्या, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। अब यहाँ पे एक टर्म और आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं आपकी दया पे जिंदा हूं, यानी अगर आप जब तक कर्ज दे रहे तब तक मेरा घर चल रहा है, तो फिर क्या होगा, आप जब जैसे कहेंगे मुझे वैसे रहना पड़ेगा। या ये मान के देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की
वहाँ पे पढ़ाना है मुझे, तो फिर जब कोचिंग वाले कहेंगे कि भैया आपको 8 बजे आना है, तो मुझे 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ। तो यहाँ पे यही मुद्दा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका कार्यकाल। अब जब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी तो क्या होगा, ये सूचना आयुक्त जो होंगे वो क्या करेंगे भाई, जैसा केंद्र सरकार कहेगी वैसा करेंगे, यानी सीधा सीधा केंद्र सरकार के पक्ष में काम करेंगे, क्योंकि निर्धारित कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं, फिर उनकी दया पे निर्भर है। तो जब उनकी दया पे निर्भर है तो जैसा कहेगी वैसा करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये जुड़ा है कि पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते, यानी इनको री अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है। ये अच्छा पॉइंट है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओमान और इंडिया के बारे में। ये मुद्दा क्या है, यहाँ पे अभी इन दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बैठक हुई है, और यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, आतंकवाद के बारे में। आप यहाँ पे ओमान की लोकेशन देखिए पहले, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगा ओमान, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है मस्कट। यहाँ पे कौन है, पाकिस्तान, यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास में है, तो इसलिए यहाँ पे आतंकवाद के बारे में बात की जा रही है। आतंकवाद हो गया, चरमपंथ हो गया, कोई भी इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन होगी, उसके लिए लोग साथ में काम करेंगे, भारत और ओमान। और ये दोनों ही अच्छे देश हैं। अच्छे देश का मतलब ये कि दोनों के संबंध, द्विपक्षीय संबंध शुरू से अच्छे रहे, अभी भी अच्छे कंडीशन में है, दोनों देश बहुत एक दूसरे के करीब है। यहाँ पे चाहे पाकिस्तान के लीजिए आप, चाहे ईरान में जो आतंकवादी समूह है, उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे आतंकवादी समूह हैं, तो उनको टैकल करने के लिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो ये है ना, ये इसी मस्कट या ओमान का ही क्षेत्र है जो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ये कौन जोड़ता है इसको, तो स्टेट ऑफ हार्मुज। अब स्टेट ऑफ हार्मुज मतलब हार्मुज जलडमरू मध्य कहते हैं उसको, वही जोड़ते हैं इन दोनों को, गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ। और उस पर अधिकार किसका है, उस पर अधिकार है ओमान का। और यहाँ पे ओमान क्या है, तो देखिए जब यहाँ पे अधिकार ओमान का हो गया, यहाँ से क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है, और हमारा व्यापार भी होता है, हम ओमान से भी चीजें मंगाते हैं, ये सब अरेबियन सी में चल रहा है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पर यहाँ से सामान मंगाते हैं, फिर यूएई से भी हम सामान मंगाते हैं, यहाँ से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं। तो यहीं से होकर के आना है हमको। ओमान से अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए कठिनाई होगी। इसलिए ओमान का जो यहाँ पे है स्टेट ऑफ हार्मुज पे अधिकार, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। आइए देखते हैं इसकी मुख्य बातें क्या है। दोनों देश भरोसे और आपसी सम्मान के आधार पर अपने रणनीतिक संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। द्विपक्षीय रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी हित के व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जो मीटिंग हुई है दोनों के बीच, रणनीतिक मीटिंग जो हुई है इंडिया और ओमान के बीच, उसकी बात की जा रही है कि उसमें क्या कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, कौन कौन सी बात की गई उसमें। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के संरक्षण के महत्व को दोहराया गया। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में सामरिक वार्ता के महत्व को दोहराया गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भारत ओमान के संबंध कैसे हैं। तो ये दोनों ही देश भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, उसके अलावा संस्कृति, इन सारे क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं और सौहार्दपूर्ण संबंधों को लेकर के चलते हैं। ओमान की सल्तनत खाड़ी में, खाड़ी का क्या मतलब है, ये जो खाड़ी देश होते हैं, जीसीसी गल्फ कंट्री कोऑपरेशन, उसके अलावा जो भी देश है ओमान से और उसके आसपास के देश, उनको खाड़ी देश कहा जाता है। खाड़ी में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंचों पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। यानी ये लोग कहाँ पे काम करते हैं, तो जीसीसी हो गया, यहाँ पे भी भारत का सपोर्ट करता है ओमान। उसके अलावा अरब लीग हो गया, वहां पे भी। उसके अलावा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन हो गया, वहां पे भी। ये सारे दोनों देश मिलकर के काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गांधी शांति पुरस्कार 2019 ये किसको दिया गया था, तो ये ओमान के सुल्तान जो थे, कौन, HM सुल्तान कबूस, इनको दिया गया था। रक्षा संबंध देखेंगे आप तो यहाँ पे तीनों स्तर पर, यानी थल सेना हो गई, जल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, तीनों स्तर पर ये दोनों देश काम करते हैं। सैन्य अभ्यास कौन सा सेना का अभ्यास यहाँ पे हो गया, अल नजा। उसके अलावा वायु सेना का अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज। उसके अलावा नौसेना का अभ्यास है नसीम अल बै। ये दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज है। इन दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक भी होती है। उसके अलावा संयुक्त व्यापार परिषद भी है दोनों देशों के मध्य, ताकि संबंधों को और अच्छे से लेकर के चला जा सके। भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2022 के लिए चीन के बाद ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यानी जो ओमान का तेल निर्यात होता है, पहले स्थान पर कौन खरीदता है, तो खरीदता है चीन। दूसरे स्थान पर कौन खरीदता हुआ है, भारत। भारत वर्ष 2022 के लिए ओमान के गैर तेल निर्यात, यानी तेल से हट करके जो चीजें बेचता है ओमान, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो वो पहला संयुक्त अरब अमीरात उसको देता है। उसके अलावा अमेरिका, उसके अलावा सऊदी अरेबिया। उसके बाद चौथा बड़ा बाजार कौन है उसके लिए, तो भारत ही है। इसका आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यानी आप ये बताया जा रहा है कि जो गैर तेल चीजें हैं, यानी तेल से हट करके जो भी चीजें बेची जाती हैं, उसमें भारत कौन से स्थान पर खरीदता है ओमान से, तो चौथे स्थान पर आता है भारत। उसके अलावा जो भारत बेचता है ओमान को, कौन सा स्थान पर आता है, तो भारत आता है दूसरे स्थान पर, बेचने में और खरीदने में चौथे स्थान पर। भारत ओमान संयुक्त निवेश कोष, भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के स्टेट जनरल रिजर्व फंड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी ये कौन से कोष है, भारत ओमान संयुक्त निवेश कोष। यानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ओमान ने एक साथ काम किए हैं, उसके लिए कोष बनाया, फंड बनाया। लेकिन और उसमें कौन कौन सहयोग करते हैं,
तो भारत की तरफ से कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक SBI। उसके अलावा ओमान की तरफ से कौन करता है? तो स्टेट जनरल रिजर्व फंड। ओमान में भारतीय समुदाय कौन कितने हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे ओमान में लगभग 6.2 लाख भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 4.8 लाख श्रमिक और पेशेवर हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है भारत के लिए ओमान का सामरिक महत्व क्या है। तो ओमान हारमुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मैप में कि ओमान कहाँ पे है, तो हारमुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पे है। फिर से देख लीजिए आप एक दफा, यही है स्टेट ऑफ हारमुज और ओमान का, यहाँ पे ये ओमान का क्षेत्र ना कि UAE का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जा सकता है कि स्टेट ऑफ हारमुज किन दो देशों के मध्य? तो आप एक देखेंगे यहाँ पे मस्कट हो गया यानी कि ओमान हो गया, और यहाँ पे ईरान हो गया। उसके अलावा रक्षा सहयोग क्या? तो मजबूत भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ है रक्षा सहयोग। खाड़ी क्षेत्र में ओमान एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारत ने सैन्य उपयोग और रसद समर्थन के लिए ओमान में हुक्म के प्रमुख बंदरगाह तक पहुंच हासिल कर ली है। यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईरान हो गया, ये स्टेट ऑफ हार्मुज हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ये ओमान है। ये ओमान का ही क्षेत्र है जो स्टेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपको एक मैप ये दी जा रहा है जिसमें क्या बताया जा रहा है इंडिया, और यहाँ पे जो डुकम पोर्ट है, एयरपोर्ट निकल रहा था मुझसे गलती से, सॉरी, डुकम पोर्ट जो है उसको कैसे लेकर के चल रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ पे कतर, UAE, ओमान। यहाँ पे पोर्ट ऑफ डुकम है, कहाँ पे? ये ओमान में है। और कहाँ पे? अरेबियन सी में। पोर्ट ऑफ ग्वादर ये हो गया पाकिस्तान का। तो इसी को चाइना को काउंटर करने के लिए हमने डुकम पोर्ट बनाया है ओमान में। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी चलती है, यानी मोतियों के हार की पॉलिसी चलती है, उसको काउंटर करने के लिए भारत क्या लेकर के आया? तो नेकलेस ऑफ डायमंड यानी हीरो का हार पॉलिसी लेकर के आया भारत। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि हम चाइना को किस तरीके से घेर रहे हैं, तो जिसमें एक पार्ट किसका शामिल है? ओमान का भी शामिल है। डुकम पोर्ट ओमान में है, उसको शामिल करके हम यहाँ पे देखिए कैसे चलते हैं भारत। यहाँ पे पहले चाबहार ईरान में, उसके बाद डुकम ओमान में, उसके बाद असम्पशन सेशल्स में, उसके अलावा सबांग इंडोनेशिया में, उसके अलावा चांगी सिंगापुर में, वियतनाम, जापान और यहाँ पे मंगोलिया। इस तरीके से हम चाइना को चारों तरफ से घेर रहे हैं। आप देख सकते होंगे ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, आपको क्लियरली दिख रहा हो कि यहाँ पे हिंद महासागर को, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, उसको लेते हुए हम चाइना को घेर रहे हैं, जैसे कि चाइना हमें घेरता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल ये क्या बताया जा रहा है हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हाइब्रिड क्या है, दूसरा इम्यूनिटी। देखिए इम्यूनिटी क्या, जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन हाइब्रिड क्या होता है? कभी भी हाइब्रिड का मतलब ये तो दो या दो से अधिक चीजों का मिलाव, यानी दो या दो से अधिक चीजें जब मिलती है तब उसको हाइब्रिड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, जैसे देखिए ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, जब दोनों चीज होती है तो उसको हाइब्रिड मोड कहा जाता है। यानी आपका जब मन करे आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, आपका जब मन करे आप क्लास में जाकर के पढ़ लीजिए, तो हो जाता है हाइब्रिड मोड। तो यहाँ पे हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में बात की जा रही है। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है? तो एक संक्रमण से संकर प्रतिरक्षा टीके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक सुरक्षा का एक संयोजन है। ये कुछ समझ नहीं आया ना आपको? मतलब क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बल्ले नहीं पड़ा। ये इतना शुद्ध हिंदी, कभी कभी हिंदी जो है, हिंदी बहुत प्यारी भाषा, लेकिन कभी कभी इतना टफ हो जाती है कि हम हिंदी के शब्द ही नहीं समझ पाते। देखिए यहाँ पे एक आसान भाषा में लिखा गया है कि कोविड-19 इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन बराबर हाइब्रिड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को कोरोना हो गया था, कोविड हो गया था, वो इन्फेक्शन हुआ उसको, अब वहां पे वो ठीक होकर के आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको वैक्सीनेशन भी कर दिया है, ये हो जा रहा है हाइब्रिड इम्यूनिटी। अब ये इसके पास जो ताकत है, अब ये कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट से लड़ लेगी, यानी जो कोरोना अपना नेचर चेंज करता रहा है। आप जानते हैं कि वायरस जो होता है अपना बेसिक नेचर चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे कोरोना की जो भी लहर आएगी या जो भी वेरिएंट आएगा उसका, जैसे ओमिक्रोन, टोमिक्रोन, इस तरीके से जो भी आएगा उससे ये लड़ लेगा अपने आप। ये बताया जा रहा है द सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी प्रिवील्स इन इंडिविजुअल हु हैड प्रियर कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। यानी ये बताया जा रहा है कि सुपर ह्यूमन, जैसे होता है सुपरमैन आया, सुपरमैन, इस तरीके का यहाँ पे सुपर ह्यूमन के बारे में बात किया जा रहा है। क्या होता है, जब आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसके अलावा आपको वैक्सीन दिया जाएगा, वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये हाइब्रिड इम्यूनिटी हो जाएगी। और फिर इस तरीके से आपके पास इतनी शक्ति हो जाएगी, आप कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट आएगा आप उससे लड़ लेंगे। आपको अलग से उसके लिए वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से वहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हैं, आप सावधानी बरतने की जरूरत नहीं कि आपको फिर से रोग हो। यहाँ पे ये सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा गया है कि अगर इसको पढ़ने जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आसान भाषा में मैंने बता दिया कि हाइब्रिड इम्यूनिटी से क्या मतलब है। अब हाइब्रिड इम्यूनिटी ही है जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है, कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में सब गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोरोना से लड़ने में सहायक हो सकती है और
कोरोना महामारी को समाप्त करने में सहायक हो सकती है। ये बहुत बड़ा बात है, इसलिए चर्चा में आ गया है कि इसको ऐसा माना जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि कोरोना को समाप्त करने में, वैश्विक महामारी को समाप्त करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अब यहाँ पे अध्ययन जो किया गया है उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। अकेले सार्स CoV-2 यानी SARS-CoV-2 क्या है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स को क्या है, कोविड-19 CoV-2 यानी इसके पहले भी एक बार आ चुका है। संक्रमण से गंभीर, हाँ जिनको ये नहीं पता है कि कोरोना पहली बार है, तो कोरोना पहली बार नहीं है, इसके पहले भी एक बार आया था। संक्रमण से गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाव आखिरी शॉट या संक्रमण के 3 महीने बाद 82.5% पाया गया। ये इतना असरदार था। ये सुरक्षा 12 महीनों में 74.6% यानी 1 साल जब लगा तो कितना रह जाएगी इसकी इफेक्टिवनेस, ये प्रभावकारिता इसकी कितना रहे 74.6%, और 15 महीनों में 71.6% थी। पुनः संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा में तेजी से गिरावट आई, यानी अगर दोबारा से कोई इन्फेक्टेड हो जा रहा है तब उसके लिए सुरक्षा उपाय जो है वो बहुत दिक्कत वाले हैं, तब वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। 3 महीने में 65.2% और 12 महीनों में 24.7%, यानी आप देख पा रहे होंगे कि अगर फिर से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो 1 साल में कितना असरदार रहेगा, 24.7% ही असर कर रही है कोरोना की वैक्सीन जो बनाई गई नॉर्मली, और 15 महीनों में 15.5% तक गिर गई। यानी आप देख रहे हैं कि जितना टाइम बीतता जा रहा है उतना इसका प्रभावकारिता कम होती जा रही है। तो इसलिए हाइब्रिड इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसकी तुलना में सिर्फ प्राथमिक टीके की खुराक के साथ संकर प्रतिरक्षा 3 महीनों में 96% और 12 महीने में 97.4% पाई गई। यानी जब आप हाइब्रिड दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे 3 महीनों में 96% है और 12 महीने में 97.4% इसकी सक्सेस रेट है, यानी ये कोरोना से बचाने में सहायक रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था इसकी प्रभावकारिता कम हो रही थी, लेकिन जब हाइब्रिड मोड पे आप जा रहे हैं तो हाइब्रिड मोड पे और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 महीने में 96% था, 12 महीने में 97 के आसपास हो गया, 97.4% के आसपास हो गया। वही 3 महीने में पुनः संक्रमण के खिलाफ 69% सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जो 12 महीनों में 41.8% तक गिर गई है। प्राथमिक और साथ ही बूस्टर खुराक के साथ संक्रमण से प्राप्त संकर प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता 3 महीने में 97.2% और 6 महीने में 95.3% थी। यानी अगर आपको सिर्फ वैक्सीनेशन दिया जाए उसके अलावा बूस्टर डोज दिया गया तब कितनी इफेक्टिवनेस थी उसकी, तब कितनी प्रभावकारिता थी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 3 महीने में कितनी थी, फिर 6 महीने में कितनी थी। यहाँ पे स्क्वाड 45T इम्यूनिटी 3 महीने में 68.6% और 6 महीने में 46.5% प्रभावी पाई गई है। इसका उपयोग SARS-CoV-2 टीकाकरण की संख्या और समय पर मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए गए, आपको लग रहा हो कुछ समझ नहीं है ज्यादा कुछ, लेकिन आप एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर से आप लेक्चर को सुनेंगे तो आपको अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप अकेले वैक्सीन दे रहे हैं सिर्फ और हाइब्रिड मोड में दे रहे हैं तो दोनों में फर्क क्या है, 3 महीने में कितना असर करेगी, 6 महीने में कितना करेगी, 15 महीने में कितना करेगी, 12 महीने में कितना करेगी। इस तरीके से अलग अलग डेटा दिया गया आपको। हाँ, इसमें से कुछ डेटा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, 1-2 डेटा 1-2 फैक्ट आप निकाल करके रख लीजिए अपने आंसर राइटिंग में इंटरव्यू के लिए। अब बारी है हजरात 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 गैंग्स ऑफ वासेपुर, यानी यहाँ पे अटेंशन प्लीज। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो वन लाइनर आ रहे हैं वो बहुत सारे वन लाइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्टली वनडे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। डायरेक्टली स्टेट PSC में सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा के दे दिया जाता है कि ये है, इसे बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। जो वनडे वाले हैं, जो स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो G20 है इसकी 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राजील। इसके पहले कौन के थे, इसके पहले क्या था इंडोनेशिया, फिर हम कर रहे हैं, अब कौन करेगा, ब्राजील करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो G20 है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जो भी देश में इसकी बैठक होती है वही इसका हेडक्वार्टर बन जाता है। ओजोन UV बुलेटिन विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी की गई है। कौन है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं ओजोन UV बुलेटिन, इसमें क्या बताया, ओजोन की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा WMO जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। शेखर कपूर को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स का होता है उसके अलावा पुरस्कार होता है, पहला या पहली होता है, इस तरीके की चीजें जो आती है वो आपके एग्जाम के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया, ब्रिटिश का, तो दिया गया शेखर कपूर को। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत के नीति प्रमुख के रूप में चुना है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ये सीधा आपसे ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाएगा कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा जारी किया गया। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पहला नासा, दूसरा दे देंगे इसरो, इस तरीके से यूरोपियन ESA, उसके अलावा कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इस तरीके से आपको दे देंगे, फिर आपको सही आंसर चुना जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। SCO क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन।
अब इसका 9वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया है एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का? ये बन गया है ईरान। ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कोई देश जुड़ रहा है इसमें तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एससीओ की स्थापना कब की गई थी? एससीओ की स्थापना की गई थी 2001 में। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान 2017 में एक साथ इसमें शामिल हुए थे। सैफ बंगाबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना कौन? भारत। इसमें उप विजेता कौन रहा? इसमें उप विजेता रहा कुवैत, यानी कुवैत को हरा करके भारत ने जीता। कभी कभी आपसे ये नहीं पूछता कि जीता कौन है, ये पूछता है कि भारत ने किसको हरा करके ये कब जीता है, तो यहाँ पे इसको भी आप ध्यान रखें, कुवैत। पतली प्लास्टिक पर बैन लगाने वाले पहले देश कौन बने? तो न्यूजीलैंड बना है। आईसीएआर के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? नीरज प्रभाकर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।